चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सीपीसीटी के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय बस क्या है। अब बस का मतलब क्या होता है, बस आप नॉर्मली अगर समझते होंगे तो बस का मतलब होता है यात्री, यानी कि जो पैसेंजर होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के अंतर्गत बस की, तो बस का काम वहां पे भी वही होता है जो कि डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंतर्गत वो ट्रांसफर करती है। तो सिंपल रूप से अगर देखें तो बस का मतलब होता है ट्रांसफर करना, या तो वो डाटा हो सकता है या तो जो यात्री है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा स्थानीय रूप से यूज़ की जाने वाली जो बस है वो पीसीआई मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं क्या होता है ये सारी चीज़ें, मतलब जो बस है वो क्या होती है। तो यहाँ पे इनको बोला जाता है कंप्यूटर बस या फिर सिस्टम बस हम इनको बोल सकते हैं। और बस एक प्रकार की इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसका यूज़ जो है कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स, यानी कि जो बहुत सारी डिवाइसेस होती है या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल या डाटा, कंट्रोल सिग्नल के साथ साथ डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ की जाती है। और ये तीन प्रकार की देखने को मिलती है। तीन प्रकार कौन कौन सी, एक तो डाटा बस होती है, एक तो एड्रेस बस होती है और एक कंट्रोल बस होती है, ठीक है। और सबका काम जो होता है आपस में कम्युनिकेट करना डाटा के माध्यम से। जैसे कि यहाँ एक तरफ आपको दिख रहा है, देखिए सीपीयू, एएलयू, रजिस्टर और कंट्रोल्स। इसके अलावा एक मेमोरी आपको दिख रही है और उसके बाद आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस देखने को मिल रही। तो सभी के मध्य जो है डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करती है, कंप्यूटर बस करती है। तो पहले जान लेते हैं एड्रेस बस के बारे में। एड्रेस बस उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड करती है जिसका डेटा मेन मेमोरी यानी कि जो रैम होती है उसमें स्टोर रहता है। और ये यूनिडायरेक्शनल रहता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब जिसकी कोई दिशा नहीं होती, या हम बोल सकते हैं दिशा विहीन होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है डेटा बस यह जो है बस कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करती है और ये बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि दो दिशा में बहता है एक प्रकार से हम बोलें, यानी कि इधर भी जाता है और इधर भी, बाय डायरेक्शनल इसको बोला जाता है। इसके अलावा एक कंट्रोल बस होती है। तो ये कंट्रोल सिग्नल और जो टाइमिंग सिग्नल है उसको होल्ड करके रखती है और जिनका यूज़ कंप्यूटर की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बीच कोऑर्डिनेट यानी कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए होता है। और ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि इसकी भी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डेटा ब्लॉक्स की कई प्रतिकृतियाँ, ठीक है। प्रतिकृतियाँ का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा है क्रिएट मल्टीपल रेप्लिकेस ऑफ डाटा ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम ऑन कंप्यूट नोड इन आ क्लस्टर। तो ये बोला जा रहा है, देखिए डेटा ब्लॉक की कई प्रतिकृतियाँ बनाता है और उन्हें क्लस्टर्स में कंप्यूटर नोड पर वितरित करता है। तो ये एक प्रकार का फाइल आर्किटेक्चर की बात की जा रही है। तो फाइल आर्किटेक्चर या फाइल सिस्टम हमको यहाँ बहुत सारे देखने को मिल रहा है, जैसे कि एनटीएफएस देखने को मिल रहा है, ठीक है, फेड देखने को मिल रहा है, मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, और ये एचडीएफएस देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर तो आपको एचडीएफएस देखने को मिलेगा। अब ये है क्या, इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। इसमें हम जो है फाइल सिस्टम के बारे में यहाँ पर विस्तार से जान लेते हैं। तो चलिए हम पढ़ने वाले यहाँ पे फाइल सिस्टम्स के बारे में कंप्यूटर के अंतर्गत। तो प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में सभी चीज़ों को जो है किसके हिसाब से स्टोर किया जाता है, फाइल के हिसाब से। फाइल होती क्या है, फाइल एक प्रकार से सेकेंडरी स्टोरेज में अगर कोई डाटा को रखना तो उसका व्यवस्थित रूप से ये एक जगह होती है जो कि किसी लोकेशन में स्टोर करी जाती है, किसी विशेष नाम से इसको सेव किया जाता है और उसका एक एक्सटेंशन या आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम भी होता है जिसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये फाइल के अनुसार स्टोर की जाती है और ये फाइल मुख्य रूप से या तो डाटा फाइल्स हो सकती है या फिर एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रकार का तरीका भी हम फाइल को मान सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम इस मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है और प्रोग्राम की मदद से जो है मतलब ये जो है जिस प्रकार हम डाटा को मैनेज करते हैं फाइल के माध्यम से, उसी को यहाँ पे बोला जाता है फाइल सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर फाइल सिस्टम के जो टाइप है वह तय करते हैं कि प्रोग्राम डाटा जो है कैसे एक्सेस किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए। ये सारी चीज़ें जो है फाइल सिस्टम के माध्यम से ही यहाँ पर डिफाइन की जाती है। इसके अलावा एक कंप्यूटर में एक फाइल सिस्टम जिसे लिखा जाता है, फाइल सिस्टम ये एक तरीका होता है और जहाँ की फाइल के नाम और जो उनका स्थान है उसके अनुसार यहाँ पे लॉजिकली रूप से स्टोर किया जाता है, साथ में उसको रिट्राइवल यानी कि लाया भी जाता है। बिना एक फाइल सिस्टम के जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उसको आइसोलेट करना इंडिविजुअल जो फाइल है उसमें काफ़ी कठिन काम हो जाता है। यानी कि अगर फाइल सिस्टम नहीं है तो हम फाइल को मैनेज कैसे करेंगे, ये काम बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में उन्हें आइडेंटिफाई कर रिट्राइव करना और भी कठिन हो जाता है, जैसे कि डेटा जो कैपेसिटीज़ है इंक्रीज होती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल जो फाइल है उसकी एक्सेसिबिलिटी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, डेटा स्टोरेज के मामले में यदि देखें तो।
हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइल सिस्टम के आर्किटेक्चर की। फाइल सिस्टम अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे, यानी कि फाइल सिस्टम 2 या 3 लेयर्स में होती है। कभी कभी फाइल सिस्टम में सभी जो लेयर्स होती है स्पष्ट रूप से अलग अलग होती है, ठीक है। और कभी कभी जो है सभी लेयर्स के फंक्शन को संयुक्त रूप से एक लेयर में इकट्ठा कर दिया जाता है। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे हमको लॉजिकली फाइल सिस्टम देखने को मिलता है, वर्चुअली फाइल सिस्टम और फिजिकली फाइल सिस्टम। तो एक एक करके यहाँ जान लेते हैं तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। तो पहला है लॉजिकल फाइल सिस्टम। तो देखिए ये जो फाइल सिस्टम है यूज़र एप्लीकेशन से संबंधित होती है, यानी कि अगर यूज़र फाइल को सेव कर रहा है तो कैसे सेव की जाए, कैसे ओपन की जाए, कैसे रीड की जाए, कैसे क्लोज की जाए, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए लॉजिकल फाइल सिस्टम को यहाँ पर उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है वर्चुअल फाइल सिस्टम। ये ऑप्शनल होता है और यह लेयर हर फाइल सिस्टम में मौजूद हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस लेयर का प्रयोग जो है वर्चुअल फाइल को मैनेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब ये ऑप्शनल होती है। इसके अलावा फिजिकल फाइल सिस्टम की बात करें तो ये जो है यह लेयर स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हम यहाँ बात कर सकते हैं डिस्क के भौतिक संचालन से संबंधित है यहाँ। और इसके अलावा जो है मतलब रीड और राइट करने के लिए जो फिजिकल ब्लॉक है उसको यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है, बफरिंग मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करता है। स्टोरेज के माध्यम से विशिष्ट जो लोकेशन है उसमें ब्लॉक के जो फिजिकल प्लेस है उसके लिए जिम्मेदार होता है फिजिकल फाइल सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइल सिस्टम के और प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमको देखिए कॉमन पीसीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, इन सभी में हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, एप्पल आईओएस, गूगल एंड्रॉयड, इन सभी चीज़ों की बात करें तो इनमें हमको फाइल सिस्टम देखने को मिलता है कॉमन रूप से। तो यहाँ देखिए एक फाइल एलोकेशन टेबल जिसे हम फेड बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल फाइल सिस्टम जिसे जीएफएस बोलते हैं, और एक होता है हायरार्चिकल फाइल सिस्टम जिसे एचएफएस बोलते हैं। तो तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल को शॉर्ट में फैट बोला जाता है और फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस फैट को बहुत ही सिंपल और रिलायबल कंसीडर किया जाता है और इसे मॉडल्ड एक प्रकार से मॉडल भी किया जाता है लेजेसी फाइल सिस्टम के बाद ही। इसके अलावा फैट को 1977 में डिज़ाइन किया गया था फ्लॉपी डिस्क के लिए, ठीक है। जो हार्ड डिस्क के पहले जो फ्लॉपी डिस्क आती थी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे इसका जो है इसको डिज़ाइन किया गया था और बाद में इन्हें हार्ड डिस्क के लिए भी अडॉप्ट कर लिया गया। यानी कि फ्लॉपी डिस्क को जब हटाया गया, हार्ड डिस्क को लाया गया, तो हार्ड डिस्क में भी इस सिस्टम को यहाँ पे उपयोग किया गया, जहाँ ये बहुत ही एफिशिएंट और कंपेटेबल होता था। प्राय सभी जो करंट ओएस है वर्तमान की अगर बात करें तो वहाँ पे फेट अभी मॉडर्न फाइल सिस्टम के साथ में मैच नहीं कर सकता। उन्हें परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को अगर यहाँ पे तुलना की जाए तो ये मैच नहीं करता है। साथ ही जीएफएस यानी कि ग्लोबल फाइल सिस्टम की बात करें तो यह फाइल सिस्टम मुख्य रूप से लाइनेक्स में देखने को मिलता है, ठीक है, और शेयर्ड डिस्क फाइल सिस्टम होता है एक प्रकार का, ठीक है। जीएफएस ऑफर करता है डायरेक्ट एक्सेस शेयर्ड ब्लॉक स्टोरेज को, और साथ ही जो है साथ में इसे एक लोकल फाइल सिस्टम के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जाता है। GFS2 एक अपडेटेड वर्जन है इसका ओरिजिनल GFS का, ठीक है। इसमें ऐसे फीचर्स भी उपलब्ध है जो कि आपको ओरिजिनल GFS देखने को नहीं मिल सकते। मतलब ये जो है अपडेटेड वर्जन है जिसका मतलब जिसमें जो है इसके कुछ फीचर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि एक अपडेटेड मेटा डेटा मतलब डेटा का डेटा होता है सिस्टम। GNU यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत दोनों GFS और GFS2 फाइल सिस्टम अवेलेबल होते हैं, ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर के अनुसार। अब है हायरार्चिकल फाइल सिस्टम। तो हायरार्चिकल को डेवलप किया गया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मैक मतलब एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए, और HFS को रेफर किया जाता है एक मैक OS स्टैंडर्ड के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के लिए। HFS ने पूरी तरह से ओरिजिनल जो है मैकिनटोश मतलब जो मैक है, मैक फाइल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और इसे CD-ROM में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं विंडोज़ के अंतर्गत फाइल सिस्टम। जैसे कि फैट के बारे में हमने पढ़ा, फाइल एलोकेशन टेबल होता है, ठीक है, और इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1977 में क्रिएट किया गया था। फाइल एलोकेशन टेबल का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फाइल को लोकेट करने के लिए डिस्क में लोकेट करने के लिए किया जाता है और एक फाइल को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पीसेस होते हैं जिन्हें ट्रैक कहा जाता है, उसके अनुसार यहाँ पे डाटा को मैनेज किया जाता है। एक होता है NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो कि विंडोज़ ने सन 2000 में प्रोफेशनली फुल सपोर्ट यहाँ पे जो उसको सपोर्ट करता था NTFS को, ठीक है।
अब जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे HDFS हमने देखे थे, HDFS। तो HDFS होता क्या है? HDFS में H का मतलब होता है हेडूप। तो हेडूप के मतलब बारे में पहले जान लेते हैं। हेडूप मतलब अपाचे, इसको बोला जाता है अपाचे हेडूप। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब एक सांचा या ढांचा हम बोल सकते हैं, जिसका प्रयोग डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किया जाता है और इन एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो एनवायरनमेंट है उसके लिए यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है। यदि हम कहें यहाँ पे हेडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और इसका प्रयोग ऐसे डेटा को एनालाइज और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा हेडूप को जावा में लिखा गया है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके द्वारा जो है हेडूप को लिखा गया है। और यह है LAP यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। ये नहीं है, OLAP नहीं है हेडूप। इसका प्रयोग ऑफलाइन प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू और अन्य कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसे सिर्फ क्लस्टर्स में नोड जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हेडूप में जो है डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में रहता है, इसलिए इसको हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कहा जाता है, यानी कि HDFS कहा जाता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर था, हमने देखे थे। इसके जो है 3 लेयर्स होती है आर्किटेक्चर के, जैसे कि HDFS यानी कि हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, एक होता है मैप रिड्यूस, एक होता है यान। तीनों के बारे में देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी जानकारी। एक होता है HDFS जिसके बारे में हमने देख रहे थे, अपाचे HDFS भी बोला जाता है। यह ब्लॉक स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम होता है जहां प्रत्येक फाइल पहले से निर्धारित ब्लॉक में डिवाइड होती है। इन ब्लॉक को एक या उससे अधिक मशीन्स में क्लस्टर्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इस आर्किटेक्चर में एक नेम नोड होता है जो कि मास्टर नोड का रोल करता है और कई डेटा नोड्स से जो है स्लेव का रोल करते हैं। इसके अलावा नेम नोड और डेटा नोड दोनों ही कम्युनिटी जो मशीन है उसमें चलने योग्य होते हैं। HDFS को विकसित करने के लिए जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जो कि हमने देख चुके हैं। इसलिए कोई भी मशीन जो जावा को सपोर्ट करती है उसमें नेम नोड और डेटा नोड सॉफ्टवेयर को आसानी से रन किया जा सकता है, क्योंकि जावा के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस जो कि वह है हेडूप की डेटा प्रोसेसिंग लेयर है। यह एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा जो है हम बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन को राइट कर सकते हैं। मैप रिड्यूस इन एप्लीकेशन को लो एंड मशीन में क्लस्टर्स पर पैरेलल में चलाता है। इस मैप रिड्यूस जॉब में बहुत सारे मैप टास्क और रिड्यूस टास्क होते हैं। प्रत्येक टास्क जो बहुत डेटा के एक भाग पर कार्य करता है। मैप टास्क का कार्य जो है डेटा को लोड, ट्रांसफॉर्म, पार्स और फिल्टर करना होता है। रिड्यूस टास्क जो प्रत्येक रिड्यूस टास्क जो कि मैप टास्क से प्राप्त होता है आउटपुट के सब सेट पर कार्य करता है। लास्ट है इसका यान, हेडूप का जो फाइल आर्किटेक्चर है उसका। तो इसका पूरा नाम होता है येट अनदर रिसोर्स नेगोटिएटर। ठीक है, और यह जो है हेडूप की रिड्यूस मैनेजमेंट लेयर होती है। यान का बेसिक सिद्धांत रिसोर्स मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग मॉनिटरिंग फंक्शन को अलग करना है, और इस यान में एक ग्लोबल रिसोर्स मैनेजर और प्रत्येक जो एप्लीकेशन है उसके लिए एप्लीकेशन मास्टर होता है। साथ ही हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देख लेते हैं हेडूप के। इसमें डेटा बहुत तेजी से प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें टेराबाइट डाटा मिनटों में प्रोसेस हो जाता है, पेटाबाइट जो है घंटों में होता है। हेडूप के क्लस्टर्स में जो है नोड को ऐड करके क्लस्टर्स को बढ़ा सकते हैं, और यह बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि हेडूप ओपन सोर्स है और यह कम्युनिटी हार्डवेयर का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए करता है। इसमें जब कोई नोड डाउन होता है या नेटवर्क फेलवर होता है तो हेडूप डाटा की दूसरी कॉपी का प्रयोग करता है। तो ये तो थी बात हमारी फाइल सिस्टम की, जिसके अंतर्गत हमने हेडूप भी यहाँ पे बात करे और HDFS के बारे में हमने देखे हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डाटा अंकन, यानी कि डाटा को जो प्लॉट करने की जो प्रोसेस है। ठीक है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट यहाँ पे जो है कार्टेशियन XY प्रणाली उपयोग करता है। जो मतलब जो एक प्रकार से XY जो होते हैं एक कॉर्नर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये कौन सा चार्ट है यहाँ पे? देखिए, चार्ट जो होता है किसी भी, हम यहाँ पे अगर बात करें चार्ट का मतलब क्या होता है। चार्ट का मतलब होता है किसी भी डाटा को ग्राफिकल वे में प्रदर्शित कराना ताकि डाटा को हम आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तो स्कैटर चार्ट है। हम सभी चार्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं हम यहाँ पे चार्ट के बारे में। चार्ट मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये डाटा बनाया, डाटा को हम अगर यहाँ देखें, एक व्यक्ति के नाम है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, तो कौन म्यूजिक ज़्यादा सपोर्ट करता है, कौन स्पोर्ट ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने जो हॉबीज़ जाने, तो रैंकिंग यहाँ पे जाने, अगर रैंकिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे किसकी ज़्यादा किसकी कम है, तो यहाँ पे हमारा दिमाग जो है थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है ना। और इसी को अगर हम ग्राफिक्स के रूप में, यानी कि देखिए यहाँ पे
कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे हम देखिए म्यूजिक को इस कलर में डिसाइड कर दिए, यहाँ पे डिनोट कर दिए, और स्पोर्ट्स को इस कलर में। तो हम यहाँ पे अगर देखें किसी व्यक्ति के नाम पे, तो यहाँ पे हमको देखिए स्पोर्ट्स आगे दिख रहा है, तो हम आसानी से यहाँ समझ सकते हैं कि जो डाटा है वो आसानी से यहाँ पे ग्राफिक्स के रूप में आसानी से समझ में आ रहा है। हम डायरेक्ट अगर कोई पूछे तो हम यहाँ आसानी से बता सकते हैं। तो सिंपल आप समझिए, चार्ट का मतलब होता है डाटा को ग्राफिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या कहलाता है? चार्ट कहलाता है, ताकि हम उसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके और अच्छे से समझ सके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ी सी और जानकारी चार्ट के बारे में। और ये एक्सेल में उपयोग किया जाता है। चार्ट डाटा को ग्राफ के रूप में दर्शाने के बहुत बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है, जिसको अनेक टाइप के सिंबल्स, फोटो के अनुसार डाटा को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हमने अभी देखें, एक्सेल में चार्ट का यूज़ मेन मोटिव डेटा को जो है बेहतर, प्रभावशाली और इजी रूप से प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि आसानी से पढ़ा जा सके और आसानी से समझा जा सके। चार्ट का प्रयोग मुख्य रूप से बिजनेस में, शेयर मार्केट में और अन्य जो कंपनीज होती हैं उनकी परफॉर्मेंस में हो रहे लॉस और प्रॉफिट के डाटा को सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम एलिमेंट्स। चार्ट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है जिनसे मिलकर चार्ट बना होता है, उन्हें चार्ट के एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि चार्ट का एरिया की बात करें पहले, तो चार्ट के एरिया में चार्ट के सभी एलिमेंट, चार्ट का टाइटल, लीजेंड, प्लॉट, एरिया, ये सभी एलिमेंट शामिल होते हैं। चार्ट टाइटल की अगर बात करें, सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लीजेंड की बात करते हैं, डाटा को वर्गीकृत यानी क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग कलर दर्शाता है, जिससे जो है चार्ट के अंदर दो या दो से अधिक डाटा के बीच डिफरेंस जो है कर पाना आसान होता है। एक्सेस टाइटल का मतलब होता है, दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। ठीक है, इसके अलावा डाटा सीरीज जो होती है, डाटा बिंदुओं का एक संग्रह होता है। कॉलम, बार या वर्गों की श्रृंखला को यहाँ पे देखने को मिलता है। डाटा लेवल की बात करें, डाटा लेवल में डाटा का मान, वर्गों के नाम, स्ट्रक्चर के नाम और लीजेंड शामिल होते हैं। प्लॉट एरिया की बात करें, प्लॉट एरिया में चार्ट का सारा डाटा सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ये तो होगा चार्ट के कुछ एलिमेंट। अब बात कर लेते हैं चार्ट। देखिए चार्ट के एलिमेंट हमने देखे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये प्लॉट एरिया कहलाता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ट का एरिया होता है कंप्लीट, और एक्स टाइटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये चार्ट का मेन टाइटल होता है। डेटा लेबल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लीजेंट आपको इस साइड में देखने को मिलेगा, और एक्स एक्सिस आपको नीचे साइड देखने को मिलेगा। डेटा सीरीज में ये कंप्लीट डेटा देखने को मिलेगा, और एक्सिस टाइटल में आपको यहाँ पे देखने। ठीक है, तो ये चार्ट के कुछ जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं चार्ट के कुछ प्रकार होते हैं जो कि एक्सेल में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। इनमें से हम कुछ को बनाना भी देखेंगे एक्सेल में, जैसे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट ही हमारा आंसर था, जो कि एक्स वाई के पोजीशन में यहाँ पे प्लॉटिंग करने का काम करता है। ठीक है, स्टॉक चार्ट होता है, डोनेट चार्ट होता है, बबल चार्ट, रडार चार्ट। तो ये सभी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। पहला देखते हैं कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट का प्रयोग जो है सामान्य रूप से दो या दो से अधिक डाटा के बीच कंपैरिजन करने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह चार्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो है चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है। यह किसी डाटा की तुलना को कॉलम की आकृति के हिसाब से दर्शाता है, इसलिए इसको कॉलम चार्ट बोला जाता है। ठीक है, शॉर्टकट भी यहाँ पे दी गई है इसकी। इसके अलावा लाइन चार्ट की बात करें, लाइन चार्ट से हमें पता चलता है कि डाटा का जो फ्लो है कैसा चल रहा है। जैसे इकोनॉमी का अप डाउन हम देखना चाहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, और जो हम देख सकते हैं उद्योग वाला जो सेक्टर है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, तो इनको सबको हमको दर्शाना है इकोनॉमिक अंतर्गत, तो हम लाइन चार्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइन चार्ट जो है डाटा स्ट्रक्चर को पैरेलल लाइन के रूप में दर्शाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा पाई चार्ट की अगर बात करें, पाई चार्ट यहाँ पे देखिए एक 360 डिग्री एक पूरा कंप्लीट रूप से यहाँ दिखता है, और डेटा की एक श्रृंखला, जैसे कि ए बी सी को हमने यहाँ परसेंटेज दे दिए, किसको कितना 100 में से कितना परसेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सबको यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करने के लिए यहाँ पे पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है। बार चार्ट की बात करें तो बार और कॉलम चार्ट एक ही तरह की डेटा श्रृंखला के ग्राफ को दर्शाते हैं। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा रोटेट हो गया है। ठीक है, जबकि कॉलम चार्ट यहाँ पे कैसा था, इसकी पोजीशन सीधी थी। ठीक है, 90% यहाँ पे एक्सिस घूम गया है। ठीक, एरिया चार्ट की बात करें तो एरिया चार्ट जो है लाइन चार्ट एक दूसरे के लगभग समरूप होते हैं। अंतर बस इतना होता है कि एरिया चार्ट में लाइन के नीचे का एरिया किसी विशेष कलर के द्वारा भरा जाता है, जबकि लाइन चार्ट में ये खाली देखने को मिलता है। पैरेलल लाइन यहाँ देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पर कुछ कलर से भर दिया गया है। इसके अलावा स्कैटर चार्ट जो कि हमारा आंसर था, तो एक्स वाई चार्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका प्रयोग दो डाटा श्रृंखला के कंपेरिजन, ठीक है, मान को ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग मुख्य रूप से न्यूमेरिक वैल्यू के कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए किया जाता है, और डेटा श्रृंखला को विभिन्न प्रकार के कलर के बिंदुओं से दर्शाता है। देखिए प्लॉट विभिन्न प्रकार के डॉट्स प्लॉटिंग के रूप में दिख रहे हैं यहाँ पे, जो डेटा है उसके रूप में।
स्टॉक चार्ट की अगर बात करें, स्टॉक चार्ट का प्रयोग डाटा के अंदर हो रहे लॉस प्रॉफिट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट। इसके अलावा एक्सेल 4 प्रकार के स्टॉक चार्ट बनाने की सुविधा देता है यहाँ पर, जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोज चार्ट। इसके अलावा हाई, लो, क्लोज चार्ट। इसके अलावा वॉल्यूम हाई, लो, क्लोज चार्ट, फिर वॉल्यूम ओपन, हाई, लो, क्लोज चार्ट। तो ये आप देख सकते हैं डाटा को नीचे आपको चार्ट में कन्वर्ट देखने को मिल रहा है। फिर डोनट चार्ट, डोनट ये खाने वाला डोनट नहीं, ये जो है चार्ट है, ठीक है। जैसे जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट को बीच में से खाली कर दिया तो इस प्रकार से ये डोनट चार्ट बन जाता है। तो पाई चार्ट की तरह ही यहाँ पे इसका देखने को मिलता है, जैसे ये डाटा है, डाटा को यहाँ परसेंटेज में हमने दिखाया है, बस बीच में एरिया खाली मिलता है। इसके अलावा बबल चार्ट की अगर बात करें, बबल चार्ट कुछ देखने में कुछ स्कैटर चार्ट की तरह ही प्रतीत होते हैं, पर 2 के बजाय 3 वैल्यू के सेट को यहाँ पे कंपैरिजन के रूप में देखने को मिलता है। और वहाँ पे चौकोर बॉक्स मिलते थे, यहाँ पे बुलबुले यानी कि जो है सर्कल देखने को मिल रहे हैं। फिर रडार चार्ट की अगर बात करें, रडार चार्ट का जो प्रयोग है, मल्टीपल डेटा जो रेंज है उसको तुलनात्मक मान दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक मकड़ी के जाल के रूप में देखने को मिलता है। जैसे ये डाटा है, डाटा को आप यहाँ पे देख सकते हैं। रडार जो चार्ट है उसमें बहुत सारे एक्सिस होते हैं, सभी एक्सिस एक पॉइंट्स पर मिलते हैं, जो कि उसका मेन सेंटर जो पॉइंट होता है जहाँ से सभी एक्सिस की उत्पत्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये तो थे हमारे कंप्लीट चार्ट। हम एक्सेल में चल के कुछ चार्ट बनाकर देख लेते हैं। तो एक्सेल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। MS एक्सेल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया है 2019। आप कोई भी एक्सेल में यहाँ पे चार्ट को बनाकर देख सकते हैं। 2 एक्सेल हमारे ओपन हो गए। हम यहाँ पे चलते हैं। हम सबसे पहले जो है कॉलम चार्ट बनाना देखते हैं। कॉलम चार्ट में हम देख लेते हैं, जैसे हम कोई मोबाइल कंपनी है, ठीक है, रेडमी है और रियलमी, और एक ले लेते हैं आईफोन, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी हम जो है कुछ परसेंटेज दे देते हैं 2019 2020। तो ये यहाँ पे हम कुछ सेल्स परसेंटेज दे देते हैं, जैसे यहाँ पे ये है 5000 यहाँ दे देते हैं। फिर उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ 6000, यहाँ दे देते हैं 7000। इसके अलावा रियलमी भी हम यहाँ पे दे देते हैं 6000, यहाँ दे देते हैं 8000 और यहाँ दे देते हैं 10000। तो जो डाटा है वो उसको एक प्रकार से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने का काम करेगा, कौन सा कब अपग्रेड हुआ था। जैसे यहाँ पे नॉर्मल अगर बात करें, ये हमने डाटा बनाया नॉर्मली। तो जब हम डाटा बनाते हैं, डाटा को हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, तो ये इससे कॉलम चार्ट बनेगा, ये हमको पता है। नहीं भी पता तो हम कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे। रिकमेंडेड चार्ट में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट में ये चार्ट बने बनाए मिल रहा है कि इस डाटा में कौन सा चार्ट बनेगा। या फिर आप ऑल चार्ट में जाओगे तो आपको यहाँ बहुत सारे चार्ट के रूप दिख रहा है, जिसमें आप कोई भी क्लिक करके बना सकते हैं। पर मेरा सजेशन है कि जो रिकमेंड किया जा रहा है वही आप बनाओ। या तो आपको पता है तो आप चार्ट सीधे सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड में ऐसे क्लिक करोगे जो भी चार्ट का प्रकार चाहिए, और यहाँ आप देखिए आपको चार्ट बनकर मिल गया है इस डाटा का। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2018-19 को एक विशेष कलर दिया गया है और अलग अलग दे दिया गया है। देखो रेडमी अपग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और रियलमी भी अपग्रेड, जबकि आईफोन यहाँ पे अपग्रेड पहले है, फिर डाउन हुआ, फिर अपग्रेड हुआ। तो इस प्रकार हम जो है चित्र के फॉर्म में इसको समझ सकते हैं। एक और चार्ट हम बनाते हैं, कौन सा हम बनाते हैं, जो पाई चार्ट है उसको बनाकर देखते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे ABC 3 को यहाँ पे बांट दिया और इसको दे दी हमने कितना 50, इसको दे दिए 40 और इसको दे दी है 10%, ठीक है। और जब हम इसका अच्छा यहाँ टाइटल भी ले लेते हैं। टाइटल यहाँ पे ले लेते हैं हम, क्या टाइटल ले लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज लेते हैं। जब हम इसका डाटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, तो इंसर्ट में जाकर रिकमेंड करेंगे तो पाई चार्ट हमको बनता हुआ नजर आएगा। तो पाई चार्ट यहाँ पे बना है, देखिए, ये देखिए पाई चार्ट बन गया। किसको कौन सा कलर, हम पाई चार्ट के ये देखिए यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है ये टाइटल इस साइड का ले रहा है, तो हम इसको जो है क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ टाइटल आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए टाइटल यहाँ पे आ गया परसेंटेज। तो ये पाई चार्ट हो गया। इस प्रकार से हम चार्ट बना सकते हैं। सिंपली आपको इंसर्ट में ये चार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ से चार्ट के बहुत सारे प्रकार देखने को मिल रहा है। तो इनमें से आप कोई भी चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।